गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लेसन स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अपने अभी तक 17 भाग पढ़े हैं। आज का भाग नंबर रहेगा 18 और इस भाग के अंदर अपने पढ़ेंगे गाउस के नियम का अनुप्रयोग। गाउस के नियम का अनुप्रयोग नंबर है 2 नंबर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुप्रयोग 2 नंबर। क्वेश्चन क्या है? अनंत आवेशित चालक छड़ के कारण किसी बिंदु पर गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है। तो अनंत आवेशित एक चालक छड़ लेनी है। चालक छड़ का मतलब आवेश कहाँ पर है? बाहरी सतह पर। इस प्रकार से एक छड़ है अनंत, यानी इसकी लंबाई कैसी है? अनंत, कोई अंत नहीं है। लेकिन फिर भी अपने इसका एक डायग्राम बनाएंगे और चित्र बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे, अल्पांश लेंगे। अल्पांश जैसे अपने ले लिया है, ये चालक छड़ है ए बी, ये है ए बिंदु, ये बिंदु है बी। अनंत है इसलिए इसको अपने डैश डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे। और आवेश इस प्रकार से है, बाहरी सतह पे प्लस क्यू आवेश। अनंत आवेशित चालक छड़ का चित्र नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा अल्पांश लेंगे। और अल्पांश क्या है? ए बी। अब अपने एक प्रेक्षण बिंदु लेते हैं, मान लेते हैं ये प्रेक्षण बिंदु है पी बिंदु। पी बिंदु से अपने क्या करेंगे, चालक छड़ के अल्पांश ए बी पर एक लंब डालेंगे, जो आएगा ओ पी। ओ बिंदु और पी बिंदु के जो बीच की दूरी है, ये दूरी है स्मॉल आर। ये इसका मध्य बिंदु है चालक छड़ का। अब देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, बिंदु ओ से ठीक ऊपर व नीचे समान दूरी पर 2 आवेशित अल्पांश लेने हैं। एक अल्पांश लेंगे अपने यहाँ पर A1 और दूसरा अल्पांश लेंगे अपने यहाँ पर A2। आवेशित अल्पांश A1 के कारण, आवेशित अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर A1 P की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है D सदिश। आवेशित अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर A1 P की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? D सदिश। यहाँ जो A1 P है वो OP के साथ अल्फा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? अल्फा। इसलिए अपने क्या करेंगे, इस D सदिश को 2 घटकों में विभाजित कर लेंगे। इसके 2 घटक ले लेंगे, एक बन जाएगा क्षैतिज घटक और दूसरा बन जाएगा लंबवत घटक। ये कोण अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा एकांतर कोण बन जाएंगे। जिसके साथ कोण थीटा होता है वो होता है घटक कोस थीटा, और जिसके साथ कोई एंगल नहीं होगा वो होगा साइन थीटा के रूप में। तो डी सदिश का जो क्षैतिज घटक आएगा, क्षैतिज, ये आएगा डी सदिश कोस अल्फा। दूसरा लंबवत घटक है और ये आ जाएगा डी सदिश साइन अल्फा। ये प्रेक्षण बिंदु था P बिंदु। अब जिस प्रकार से अपने आवेशित अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, उसी प्रकार अपने क्या करेंगे, आवेशित अल्पांश A2 के कारण बिंदु P पर A2 P की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी आवेशित अल्पांश A2 के कारण बिंदु P पर A2 P की दिशा में तीव्रता कितनी है? D सदिश है। यहाँ जो A2 P है ये क्या कर रहा है, लंब OP के साथ अल्फा कोण बना रहा है। ये कोण अल्फा है तो ये एकांतर कोण बन गया, ये भी अल्फा आएगा। इस D सदिश के अपने को 2 घटक लेने हैं। तो एक घटक आएगा क्षैतिज घटक D सदिश कोस अल्फा और दूसरा आ जाएगा लंबवत घटक D सदिश साइन अल्फा। ये D सदिश साइन अल्फा है। दोनों लंबवत घटक D सदिश साइन अल्फा, D सदिश साइन अल्फा बिंदु P पर परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। और बिंदु P पर जो अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी वो केवल क्षैतिज घटकों के कारण ही प्राप्त होगी। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, एक समूल L लंबाई का बेलन लेंगे। अब देखो, अपने गाउसीय पृष्ठ बनाए थे कि यदि किसी रेखा पर आवेश हो तो उसका गाउसीय पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार। यदि किसी बिंदु पर आवेश है तो उसका गाउसीय पृष्ठ कैसा होगा? गोलाकार। तो यहाँ पर आवेश कैसा है? एक रेखा पर है, तो इसका अपने क्या लेंगे, गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे। और गाउसीय पृष्ठ में गाउसीय जो पृष्ठ बनेगा वो बेलन के रूप में बन जाएगा। इस प्रकार से ये छड़ लिए अपने ए बी, ये बिंदु है ए,
ये बिंदु है बी बिंदु, इस पर आवेश कौन सा है, प्लस क्यू। सेम डायग्राम अपने वही बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ बनाना है। तो गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार से बन जाएगा बेलन के रूप में। इस बेलन की जो लंबाई है यानी एक प्रकार की जो हाइट है वो लंबाई रहेगी इसकी स्मॉल एल, इस प्रकार से। अब जो बेलन है इस बेलन में 3 भाग हैं, 2 वर्ताकार भाग है या पृष्ठ मान सकते हैं और एक बेलनाकार पृष्ठ है, इस प्रकार से। जैसे मान लो ये बेलनाकार एक पृष्ठ लिया मैंने, भाग लिया बेलन के रूप में है, तो इसके ये वाला जो भाग है ये कैसा है, वर्ताकार। ये वाला भाग कैसा है, वर्ताकार। ये बीच वाला रह गया, ये बेलनाकार पृष्ठ है। तो किसी भी बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 2 वर्ताकार पृष्ठ और एक बेलनाकार पृष्ठ। ये वर्ताकार पृष्ठ 1 नंबर, ये है 2 नंबर, और बीच वाला जो पृष्ठ है वो कैसा है, बेलनाकार है। अब देखो इस बेलन के कारण हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अपने जो आवेश घनत्व ले रहे हैं, आवेश किस पे है, रेखा पर है, तो रेखीय आवेश घनत्व लगाएंगे। रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र था लैम्डा इजकल टू क्यू बटा में एल। अगर इस बेलन की बात करें, इस बेलन पर कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश क्यू बराबर आ जाएगा लैम्डा एल। समीकरण नंबर 1 नंबर। ये अपने पढ़ा था सतत आवेश वितरण में कि सतत आवेश वितरण है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। 1 नंबर था रेखीय आवेश वितरण या रेखिक आवेश घनत्व, जब किसी रेखा पर आवेश समान रूप से क्वांटम के रूप में विभाजित किया जाए तो वो कहलाएगा रेखिक आवेश घनत्व। और रेखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा बराबर क्यू बटा में एल या डी क्यू बटा में डी एल। यहाँ पर डी क्यू के स्थान पे आवेश कितना लिया है, क्यू, और लंबाई डी एल के स्थान पे कितने ली है, एल। तो कुल आवेश कितना आ गया, क्यू बराबर लैम्डा एल। अब अपने यहाँ पर गाउस का नियम लगाएंगे, तो गाउस के नियम से निर्गत फ्लक्स, इस बेलन से फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 था, लेकिन सिग्मा क्यू के स्थान पर यहाँ पर अपने आवेश कितना ले रहे हैं, क्यू, तो ये आ जाएगा क्यू बटा में एप्सिलॉन नोट। समीकरण नंबर 2 नंबर। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्यू का मान समीकरण नंबर 1 से रख देंगे, तो ये आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, फाई इजकल टू लैम्डा एल बटा में एप्सिलॉन नोट। समीकरण नंबर 3 नंबर। अब देखो जो अपने बेलन लिया है, इस बेलन में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो तीव्रता निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ जो बेलनाकार पृष्ठ है इससे स्मॉल r दूरी पर अपने इसका एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, मान लेते हैं ये अल्पांश है प्रेक्षण बिंदु P पर। क्षेत्रफल सदिश का जो अल्पांश होगा वो होगा ds सदिश, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E सदिश, और प्रेक्षण बिंदु की जो दूरी है सेंटर से वो है r। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन एस ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 4 नंबर। अब देखो जो बेलन बना है, बेलन में कितने पृष्ठ बन रहे हैं, 3। वर्ताकार पृष्ठ 1 नंबर, वर्ताकार पृष्ठ 2 नंबर, और बीच वाला जो पार्ट है वो कैसा है, बेलनाकार पृष्ठ है। तो समीकरण 4 को अपने क्या करेंगे, 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो फाई इजकल टू ये आ जाएगा अपने पास, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डी एस सदिश प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डी एस सदिश प्लस आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ये जो पहला मान आया है ये है वर्ताकार पृष्ठ 1 नंबर के लिए, ये है वर्ताकार पृष्ठ 2 नंबर के लिए, और ये जो वैल्यू है ये है बेलनाकार पृष्ठ के लिए। इसको अपने मान लेते हैं समीकरण नंबर 5 नंबर। इससे पहले अपने इस डायग्राम को इस प्रकार से थोड़ा सा चेंज करके ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमेशा रहेगी बाएं से दाईं ओर। जो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन है ऊपर की ओर, यानी ई सदिश और डी एस सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। तो अल्फा इजकल टू यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। जो बेलनाकार पृष्ठ है उसमें ई सदिश और डी एस सदिश एक ही दिशा में है, तो अल्फा का मान कितना आएगा, 0 डिग्री। वर्ताकार जो पृष्ठ 2 नंबर है उसमें ई सदिश यहाँ पे है, ये है डी एस सदिश, और ये परस्पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत, यानी अल्फा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। अगर अपने इस समीकरण को हल करें, समीकरण नंबर जो 4 के बाद वाला है, अगर ई सदिश डॉट डी एस सदिश है, यहाँ से अगर अपने सदिश को हटा दें तो देखो वैल्यू क्या आ रही है, बहुत ही आसान। इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस एल्फा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस
कोस एल्फा प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस एल्फा। इसको अपने मान लेंगे समीकरण नंबर 5 नंबर। अब ये जो पहला मान है ये है वर्ताकार पृष्ठ 1 नंबर के लिए, दूसरा मान है वर्ताकार पृष्ठ 2 नंबर के लिए और तीसरा मान है बेलनाकार पृष्ठ के लिए। समीकरण 5 में अपने देखेंगे कि वर्ताकार पृष्ठ 1 के लिए ई सदिश और डी एस सदिश परस्पर क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, यानी अल्फा का मान कितना है 90 डिग्री। वर्ताकार पृष्ठ के लिए ई सदिश और डी एस सदिश परस्पर क्या है, एक दूसरे के लंबवत। इसी प्रकार वर्ताकार पृष्ठ 2 नंबर के लिए भी ई सदिश और डी एस सदिश परस्पर क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, यानी अल्फा का मान कितना है 90 डिग्री। तीसरा जो पार्ट है वो है बेलनाकार पृष्ठ, और बेलनाकार पृष्ठ के लिए ई सदिश और डी एस सदिश परस्पर क्या है, एक दूसरे के समांतर है, यानी अल्फा का मान कितना है 0 डिग्री। तो वर्ताकार पृष्ठ 1 व 2 के लिए, वर्ताकार पृष्ठ 1 व 2 के लिए अल्फा इजकल टू है 90 डिग्री, जबकि या तथा लिख सकते हैं, तथा बेलनाकार पृष्ठ के लिए अल्फा इजकल टू है 0 डिग्री। तो समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 में अपने क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, समीकरण 5 में हमें मान रखना है। तो ये आ जाएगा अपने पास, वैल्यू देखो क्या आ रही है, इसको मिटा देते हैं अपने। फाई इजकल टू, इसको अपना ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन वर्ताकार पृष्ठ 1 नंबर, ये आ जाएगा ई डी एस कोस 90 डिग्री प्लस क्लोज इंटीग्रेशन वर्ताकार पृष्ठ 2 नंबर, ये आ जाएगा ई डी एस कोस 90 डिग्री प्लस क्लोज इंटीग्रेशन, और ये आएगा बेलनाकार पृष्ठ के लिए। इसको अपने देखो क्या लिख सकते हैं, इसको अपने ये लिख सकते हैं ई डी एस कोस 0 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं, अपने जानते हैं कि कोस 90 का मान कितना होगा 0 और कोस 0 का मान कितना होगा 1। तो साइड में लिख देंगे, क्योंकि कोस 90 इजकल टू 0 तथा कोस 0 इजकल टू 1, ये दोनों मान अपने को इस फॉर्मूले में रखने हैं। तो फाई इजकल टू ये आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 90, और कोस 90 का मान कितना है 0, ये है वर्ताकार पृष्ठ 1 नंबर के लिए, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0, सॉरी कोस 0 का मान कोस 90 था, यहाँ पे कोस 90 का मान कितना है 0 इंटू 0 लगा देंगे, ये मान है वर्ताकार पृष्ठ 2 नंबर के लिए। लास्ट वाला पार्ट है क्लोज इंटीग्रेशन, ये है बेलनाकार पृष्ठ के लिए, और यहाँ पर यह आ जाएगा ई डी एस इंटू 1। किसी भी वैल्यू को अपने अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 0, तो पहला भाग 0, दूसरा भी 0, तो यहाँ पर बच गया फाई इजकल टू 0 प्लस 0 प्लस ई क्या है इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमेशा नियत रहेगा, तो ये आ जाएगा ई क्लोज इंटीग्रेशन बेलनाकार पृष्ठ, और यहाँ पर आ जाएगा ds। अगर अपने सभी अल्पांशों को जोड़ें, इन सभी अल्पांशों छोटे छोटे भागों को जोड़ें, तो ये बेलन का कौन सा पार्ट बन जाएगा, बेलनाकार पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये सभी अल्पांशों को अगर अपने जोड़ देते हैं तो ये आएगा क्लोज इंटीग्रेशन ds, और यहाँ पर आ जाएगा बेलनाकार पृष्ठ। सभी अल्पांशों को जोड़ें तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, लेकिन अपने यहाँ हाइट के स्थान पे इसकी लंबाई ली है, यानी h बराबर क्या है l है, तो अपने h के स्थान पे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं l, ये वैल्यू आ जाएगी। तो फाई बराबर क्या आएगा, फाई इजकल टू ये मान आएगा e गुणा में 2πr/l, ये समीकरण आ जाएगी 6 नंबर। अब देखो जो समीकरण 3 नंबर था वो भी फाई का मान है, और समीकरण नंबर जो 6 है वो भी क्या है, फाई का मान है। इन दोनों को अपने क्या करेंगे, एक दूसरे के बराबर रखेंगे, और यहाँ से अपने वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी, ई की वैल्यू। तो इसको आगे अपने क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 व 6 से, ये लिख देंगे समीकरण 3 व 6 से। इसको मिटा देते हैं अपने, बहुत ही आसान कैलकुलेशन कर लेंगे आगे। तो समीकरण 3 और 6 को अपने बराबर रखना है। क्यों रखना है बराबर, क्योंकि दोनों ही किसके मान हैं, फाई के मान है।
तो ये माना जाएगा, समीकरण 6 था, पहले 6 लिख देंगे, E इंटू 2πRL बराबर समीकरण 3 को लिखेंगे अपने, और समीकरण 3 था लैम्डा L बटा में इप्सिलॉन नोट। L से L देखो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे, यहाँ से अपने E का मान निकाले हैं तो E बराबर 2πR क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बटा में, और ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बटा में 2π इप्सिलॉन 0R। ये आ गई समीकरण नंबर 7 नंबर। समीकरण 7 ही क्या है, गाउस के नियम की सहायता से अनंत आवेशित चालक छड़ के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसको अपने चेंज कर सकते हैं, चेंज करेंगे तो समीकरण 7 के दाएं पक्ष के, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, दाएं पक्ष के अंश व हर में 2 का अपने गुणा कर देंगे, 2 का गुणा ऊपर करना है, 2 का गुणा नीचे करना है, तो ये आएगा E बराबर 2 लैम्डा अपॉन, नीचे गुणा करेंगे 4π इप्सिलॉन 0R। अब देखो हम जानते हैं क्योंकि 1/4π इप्सिलॉन नोट इजकल टू होता है स्थिर विद्युत की नियतांक K, तो ये आ जाएगा E बराबर 2K लैम्डा बटा में R, और ये समीकरण आ गई कितने नंबर, समीकरण नंबर 8 नंबर। समीकरण 7 व 8 ही अनंत आवेशित चालक छड़ के कारण गाउस के नियम की सहायता से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक हैं। 2 फॉर्मूले हैं अलग अलग, दोनों अपने को याद रखने हैं। तो ये था टॉपिक। अब देखो अपने समीकरण जो 8 है उसको अपने सदिश रूप में लिख सकते हैं, तो इसको अगर अपने सदिश रूप में लिखें तो समीकरण 8 को सदिश रूप में क्या लिखेंगे, E सदिश इजकल टू 2K लैम्डा बटा में R, R कैप यहाँ पर क्या है, एकांक सदिश जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बिंदु की दूरी की दिशा में रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखें अपने कि E और R में क्या रिलेशन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु की दूरी के बीच में क्या संबंध है। तो संबंध अगर अपन निकालें तो इस पूरे समीकरण में जो समीकरण नंबर 8 नंबर था उसमें कांस्टेंट देखो क्या है, 2 के स्थान 2 एक संख्या है, नियत रहेगा, K स्थिर विद्युत की नियतांक है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, और लैम्डा क्या है, रेखिक आवेश घनत्व, ये भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो समीकरण 8 में 2K लैम्डा इजकल टू कांस्टेंट है, तो एक रिलेशन आ रहा है, रिलेशन ये आएगा E समानुपाती 1/R। इसका मतलब क्या हुआ, अनंत आवेशी चालक छड़ के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगी। बिंदु की दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, डाउन, और बिंदु जैसे जैसे पास आता जाएगा वैसे वैसे तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा। तो देखो अपने पास 2 बेलनाकार छड़ हैं, एक ये है दूसरा ये है। अगर अपने प्रेक्षण बिंदु की बात करें तो इसमें प्रेक्षण बिंदु यहाँ पे होगा और इसमें यहाँ पे, दोनों में से ज़्यादा क्षेत्रफल किसका होगा, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा किस में होगी, इसमें, क्योंकि प्रेक्षण बिंदु इसमें क्या है, सेंटर के बिल्कुल पास में है, और इसमें प्रेक्षण बिंदु की जो दूरी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, ज़्यादा है। अब लास्ट में अपने ग्राफ बनाना है E और R के बीच में, 2 ग्राफ बनाने हैं, फर्स्ट E व R के मध्य, और जो सेकंड ग्राफ होगा वो होगा E व 1/R के मध्य। तो E और R में रिलेशन कैसा है, दोनों एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये x अक्ष आ गया, ये y अक्ष है, x पे अपने को लेना है R का मान, y पे लेना है अपने को E का मान। अगर अपने R का मान बढ़ाएं तो E का मान क्या हो जाएगा, डाउन, और ग्राफ कैसा आ जाएगा, परवलयाकार। यहाँ पर अपने क्या लिखेंगे, E व्युत्क्रमानुपाती R। दूसरा जो ग्राफ है उसमें अपने को ग्राफ बनाना है E और 1/R के बीच में। तो E व 1/R में रिलेशन देखो कैसा है, E है वो 1/R के क्या है, समानुपाती है। ये x अक्ष, ये क्या है, y अक्ष। अपने को x पे क्या लेना है, 1/R, y पे अपने को क्या लेना है, इंटेंसिटी लेनी है, तीव्रता लेनी है। E 1/R के क्या है, समानुपाती है, और जब ग्राफ बनाएंगे तो मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सीधी रेखा अपने को प्राप्त होगी। ध्यान देना है कि जो पहला ग्राफ है वो किसके बीच में है, E और R के बीच में है। E R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा ग्राफ किसके बीच में है, E और 1/R के बीच में है। E और 1/R में क्या रिलेशन है, समानुपाती है। तो पहला ग्राफ कैसा आएगा, परवलयाकार, और दूसरा ग्राफ कैसा आएगा, मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा। तो ये था अपना आज का टॉपिक जो पूरा हुआ। आज का क्वेश्चन अपना ये रहेगा, प्रश्न ये है, लैम्डा का मात्रक लिखो। लैम्डा क्या है, रेखिक आवेश घनत्व,
या रेखीय आवेश वितरण, इसका मात्रक लिखना है कमेंट के रूप में और मुझे भेजना है। तो ये था आज का टॉपिक जो पूरा हुआ। अच्छे ढंग से पढ़ते रहें और जो भी आपकी कॉपी है उसको अच्छे ढंग से आप भेजते रहें। आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।